नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 56वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पहले जो चर्चा की है वो सब गांव सरकार कैसे बनना चाहिए और कैसे उसके क्या अधिकार हैं और क्या उसके पावर हैं, ये सब हम लोगों ने चर्चा की। आज से एक नया विषय की शुरुआत करेंगे और वो विषय है, बिल्कुल एक नया विषय है, वो जिसकी चर्चा हो चुकी है उसी को आगे उस विषय को कैसे उसको क्रियान्वित किया जाए, कैसे उसको लागू कराया जाए, इससे वो जुड़ा विषय है और वो है पावर और पैसा। ऐसे कहिए पैसा और पावर आंदोलन। इस विषय का हमने नाम दिया है पैसा पावर आंदोलन। अब इसको आप समझने की कोशिश करिए कि पैसा और पावर आंदोलन इसको क्यों दिया गया है इसका नाम। क्योंकि देखिए पैसा पावर का मतलब क्या है कि गांव का पैसा, गांव का पावर गांव को मिले। हम लोग का यही तो पूरा ये गांव सरकार के बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि गांव सरकार के पास, गांव सरकार जो आज गांव ग्राम पंचायतें हैं वो एक तरह से उनके पास न उनका अपना खुद पैसा उनको मिला हुआ है। संविधान के द्वारा उनको पैसा भी मिला हुआ है और पावर भी मिला है। ये मैंने चर्चा किया आपसे कि उनको 29 विभाग मिला हुआ है जिसका कि संचालन और व्यवस्था उनको खुद करनी है और उस 29 विभागों को चलाने के लिए उनके संविधान ने पैसे की भी व्यवस्था की है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि गांव गुलाम है या सरकार के विभाग के सबसे निचले विभाग के रूप में काम करते हैं। तो ये जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक गांव सरकार का जो हम लोग की अवधारणा है वो पूरा नहीं होगी। और इसको अगर पैसा पावर गांव को मिल जाए तो गांव सरकार नाम उस गांव पंचायत ही रखिए, लेकिन ग्राम पंचायत अगर उसको पूरा पैसा मिल जाए तो गांव सरकार हो जाएगी और गांव सरकार होकर पूरी व्यवस्था अपनी चलाएगी। तो ये इसका नाम रखा है पैसा और पावर। और आंदोलन इसलिए इसका नाम मैंने इसके साथ जोड़ा है क्योंकि आंदोलन के बिना ये पैसा और पावर कहिए जो आप पहले से ही संविधान में मिला हुआ है, अगर उसको राज्य सरकारों ने हड़प लिया है और राज्य सरकार उसको नहीं देगी तो ऐसे आप मान के मत चलिए कि उसको देगी। अगर राज्य सरकार को इस पैसा पावर गांव को देना होता तो अब तक बहुत पहले ही वो ऐसे व्यवस्था कर लेते। लेकिन वो जानते हैं कि जिस दिन ये गांव पंचायतों को पैसा और पावर मिल जाएगा, पूरा का पूरा जो संविधान ने उनको दे रखा है, तो फिर वो उनकी कोई महत्ता सरकारों की नहीं रह जाएगी और फिर नेता राजनीति खत्म हो जाएगी, बहुत सारे नेताओं के एमएलए एमपी लोगों की, और फिर गांव स्वतंत्र हो जाएंगे। तो फिर उनका एक तरह से पूरा देश की जो ये तंत्र का जो लूट खसोट है वो भी लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए आसानी से नहीं देंगे। तो इसलिए अब ये जरूरत समय आ गया है कि गांव को अब आंदोलन करना चाहिए और उस आंदोलन का नाम इसीलिए रखा गया है कि गांव का आंदोलन का मतलब पैसा पावर आंदोलन। फिर से स्पष्ट है कि पैसा पावर आंदोलन ये विषय की है जिसको कि हम चर्चा करेंगे। और इस विषय का मतलब है कि गांव का पैसा, गांव का पावर गांव को मिले। हम गांव को किसी का पैसा मत दीजिए, हम नहीं कह रहे, या पावर मत दीजिए, हमको पावर भी मिला हुआ है और मेरा पैसा भी है। वो गांव का पावर है और गांव का पैसा है, उसको मिला हुआ है, उसको आपने जो रोक रखा है उसको दीजिए। इसीलिए कह रहे हैं कि गांव का पैसा, गांव का पावर गांव को दो। इस विषय को हम शुरू कर रहे हैं। अब ये विषय है कि ये पहले हम आपसे गांव का पैसा, गांव का पावर गांव को दो। अब पावर के बारे में तो मैंने आपको बहुत जैसे मैं बता चुका हूं कि तमाम कड़ियों में पावर के बारे में तो चर्चा हो चुकी है कि संविधान के अनुसूची 11 में 29 विभाग ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं और उन 29 विभागों का संचालन गांव के द्वारा किया जाएगा, ये अधिकार। इस बार हमने एक एक विषय पर चर्चा की और जो 55वीं कड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें मैंने हर विभाग के कहा कि एक एक विषय लेके आपको बता दिया कि सिर्फ एक एक विषय पर भी जो 29 विषय हैं, एक एक विभाग का अगर एक विभाग में एक काम भी हो जाए तो गांव का कायाकल्प हो जाएगा। तो ये हमने बता दिया कि इस तरह से 29 विभाग हैं, लेकिन इन 29 विभागों का जो अधिकार गांव को मिला हुआ है संविधान के द्वारा वो राज्य सरकार नहीं दिया है। और उसका कारण है
कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का 1947 जो अधिनियम है उसमें एक धारा 15 लगा रखा है, और वो धारा 15 ही इस 29 विभागों के गला को घोंट लिया है। क्या है धारा 15? धारा 15 में ये है कि जो भी संविधान द्वारा ये अधिकार मिला है ग्राम पंचायतों को, यह राज्य सरकारों के आदेशों और निर्देशों के अधीन होगा। तो अब बताइए, जब राज्य सरकार के आदेशों और निर्देशों के अधीन होगा तो फिर आपका उसका कोई मतलब नहीं। राज्य सरकार जैसा चाहेगी, जैसा चलाएगी, जो निर्देश देगी उस हिसाब से काम करना है। तो एक तरह से वो अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है उसका इन्होंने गला दबा दिया है। आपको कुछ करने को नहीं है, जो जब वो आपको जो कुछ कहेंगे वही आप करिएगा। तो ये दो पावर की बात है। पैसे के बारे में भी मैंने आपको एक कड़ी में चर्चा किया है, लेकिन आज फिर एक बार एक विस्तार से उसको चर्चा कर दूं कि पावर के लिए भी आपको आंदोलन करना है और पैसे के लिए भी आंदोलन करना है। और मैंने बताया एक कड़ी में कि पैसा आपको किस तरह से वित्त आयोग से आपको मिला हुआ है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा और स्पष्ट कर दूं ताकि आप एक साथ पैसा और पावर दोनों को बारे में समझ लीजिए कि किस तरह से राज्य सरकार ने पैसा, गांव का पैसा और पावर जो उसको मिला हुआ उसको कैसा गला इसको दबा रखा है। गला क्या दबा दिया, मतलब उसको समझ लीजिए कि एकदम से उनको देने का ही उनकी मर्जी के हिसाब से ही इनको पैसा पावर मिलेगा। अब ये पावर का, ये पैसा कैसे मिला हुआ है? देखिए, भारत के संविधान जैसे मैंने चर्चा की, अनुच्छेद 11 में 29 विभाग दिए गए, उसी तरह से भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है 243(झ). वो 243(झ) ये इस आशय का है कि उसमें ये व्यवस्था की गई है कि पंचायतों को पैसा कैसे दिया जाएगा। उसमें यह व्यवस्था है कि हर राज्य, जितने भी राज्य सरकार हैं, वो पंचायतों को पैसा देने के लिए एक कैसे उनको पैसा दिया जाएगा, उसके लिए वह एक वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन करें। अब हर वित्त आयोग ये कब से करेगी? जब से ये संविधान लागू हुआ, ये 73वां संशोधन लागू हुआ, जिससे कि ग्राम पंचायतों को संवैधानिक अधिकार मिला। तो 73वां वित्त आयोग 1992 में लागू हुआ। उन्होंने कहा कि एक साल के अंतर्गत आप वित्त आयोग का गठन करेंगे और यही वित्त आयोग बताएगा कि पंचायतों को कैसा पैसा मिलेगा। अब उसमें पंचायतें हैं, उन्होंने वो भी रखा है। पंचायतों में जैसे कि जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और ये ग्राम पंचायत है। तो हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे, हम ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको कि हम गांव सरकार कहते हैं। अब उस वित्त आयोग को अधिकार दिया गया है कि वो ये देखेगी कि पहले तो गठन करेगी राज्य सरकार और ये जो वित्त आयोग का गठन करेगी, मतलब वो 5-5 साल के लिए काम करेगा। अभी तक 5 वित्त आयोग गठन किए जा चुके हैं और उनके रिपोर्ट आ चुके हैं। और 5वां वित्त आयोग जो राज्य वित्त आयोग है वो हुआ था गठित 2015 में, उसकी रिपोर्ट आई 2012 में। और इस वित्त आयोग ने करीब 64 संस्तुतियां की, जिसमें कि ग्राम पंचायतों के बारे में 15-20 संस्तुतियां ग्राम पंचायतों के बारे में, बाकी उनकी संस्तुतियां जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के बाद, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो ये वित्त आयोग का जो गठन किया गया, कहा गया कि उसको संविधान व्यवस्था है कि राज्य सरकार निश्चित करेगी वित्त आयोग का, ये मर्जी पर नहीं है। वित्त आयोग का उनको गठन करना पड़ेगा। अब वित्त आयोग क्या करेगी? वित्त आयोग ये देखेगी कि राज्य सरकार के पास जो खजाना है, उनके पास राज्य सरकार के पास कैसे खजाना बनता है। राज्य सरकार का खजाना है कि टैक्स से पैसा लेते हैं, स्टाम्प से लेते हैं, फीस लगाते हैं, तमाम तरह से वसूली करते हैं। जैसे रोड टैक्स लगाते हैं, आप सेल्स टैक्स लगाते हैं, तमाम कर लगाती रहती हैं, तमाम फीस लगाती रहती है। राज्य सरकार का खजाना उसी से भरता है, हर चीज में वो लगाते, फीस लगाती रहती है, टैक्स लगाते रहती है। तो इस खजाने से जितना पैसा राज्य सरकार के खजाने में आया, अब संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि वित्त आयोग देखेगा कि राज्य सरकार के खजाने में कितना पैसा आया और इस पैसे में से कितना पैसा ग्राम पंचायतों को जाना चाहिए। वो बताएगा, एक सिद्धांत बताएगा कि अगर इतना पैसा आ रहा है, इतना अगर आपको ग्राम पंचायत को देना ही पड़ेगा, वो आपकी मर्जी नहीं है। अब वो अध्ययन करेगी कितना पैसा आया, उसका हिसाब लेगी और वो सिद्धांत बताएगी कि अगर इतना पैसा आता है तो ग्राम पंचायत को जाएगा। तो ये एक संवैधानिक व्यवस्था है कि ग्राम पंचायत को पैसा जाना ही जाना है। वित्त आयोग संस्तुति करेगी।
इसके अलावा भी वित्त आयोग को उन्होंने अधिकार दे रखा है कि ये भी देखेगी वित्त आयोग कि कैसे गांव पंचायतों को अधिक से अधिक अपने व्यवस्था चलाने के लिए संसाधन कैसे उनके पास जुड़ सकते हैं, ये भी वित्त आयोग का उन्होंने अधिकार दे रखा है। तो हर 5 साल में वित्त आयोग बनेगा और ये वित्त आयोग इसकी संस्तुति देगी। अब देखिए ये जो दिक्कतें आएगी, ये जो संस्तुति है, ये है संविधान में ये व्यवस्था है कि वित्त आयोग संस्तुति देगी और उसी हिसाब से पैसा ग्राम पंचायतों को जाएगा। अब ये संस्तुति देने का जो व्यवस्था है, इस संविधान में एक, मैं कहूँगा एक कमी रह गई। उसको ये कहना चाहिए था कि जो वित्त आयोग जिस तरह से निर्देश देगा उसी हिसाब से पैसा ग्राम पंचायतों को चला जाना चाहिए, लेकिन वो संविधान में ये व्यवस्था संस्तुति हो गई। लेकिन देखिए जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके आदर्श को समझना चाहिए, उसके नियत को समझना चाहिए। संस्तुति का ये मतलब, भले वर्ड संस्तुति लिखा गया तो इसका ये मतलब तो ही नहीं कि वित्त आयोग जब एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, तो उसकी संस्तुति को आप अपने मनमानी चाहेंगे तो लागू करेंगे या मनमानी लागू नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारी संवैधानिक संस्था है, जैसे बहुत सारे मामले में जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट किसी मामलों में राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है। अब वो सलाह देती है राष्ट्रपति को, तो इसका ये मतलब तो ही नहीं कि राष्ट्रपति चाहे तो माने या न माने, ठीक है सलाह है, लेकिन उसको राष्ट्रपति उसका महत्व देते हैं। और कोई जब तक कोई बहुत कारण ऐसा ना हो कि हम न माने तब तक वो मानते हैं। उसी तरह से जब संवैधानिक संस्था कोई संस्तुति देती है तो ये माना जाता है कि उस संवैधानिक संस्था को जब तक कोई न मानने का कोई बहुत ठोस कारण हो तब तक नहीं माने। लेकिन होता क्या है कि राज्य सरकारें समझती हैं कि ये तो संस्तुति है, हम माने या न माने। अब देखिए यही दिक्कतें पैदा यहीं से शुरू हो जाती है कि किस तरह आपके पैसे को, मान लीजिए हम उदाहरण के लिए कि संविधान ने, ये वित्त आयोग ने पूरा पैसा निकाला, आगे 1 लाख करोड़ रुपया राज्य सरकार ने जुटाया है टैक्स से, उसके खजाने में 1 लाख करोड़ रुपया आ गया उत्तर प्रदेश के, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार को। अब राज्य सरकार, ये वित्त आयोग ने कहा कि भाई 1 लाख करोड़ आपने जुटाया, और जुटाए हुए सब गांव से, शहर से, जगह जगह से, तमाम हर एक व्यक्ति से आपने पैसा लिया, तो उससे ये पैसा जुटाया, तो इस पैसे में से आप कम से कम 2,000 या 10,000 करोड़ रुपया गांव के पंचायतों को आप दे दीजिए, ग्राम पंचायत को 10,000, और बता दिया कि ये पैसा उनको जाना चाहिए। अब 10,000 करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ आपने बनाया, अगर 10,000 करोड़ रुपया उन्होंने ग्राम पंचायत को दिया तो आप ग्राम पंचायत को उत्तर 10,000 करोड़ रुपया दे दीजिए। लेकिन अब ये करते सरकार है कि अब 10,000 करोड़ कह रही है तो ये अपना हिसाब निकालेंगे कि हम 10,000 करोड़ हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो भाई पंचायत आखिर में वो पैसा जो आ रहा है वो तो उसको फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग ने समझ लिया है कि इतना पैसा आपके पास आ रहा है और उस पैसे को शेयरिंग कर रही है। कोई सपने में तो वो बता नहीं रहे कि इतना पैसा आपका आएगा तभी दीजिएगा, वो तो कह रहे हैं कि आपके पास इतना पैसा आएगा और इतने पैसे में से जितना पैसा आएगा वो तो दीजिए। तो ये सीधी सी बात तो कह रहे हैं, लेकिन अब ये राज्य सरकार जो है वो अपने उस पैसे को जो आता है इधर उधर खर्च करके और ग्राम पंचायत कोशिश ये करती है ग्राम पंचायतों को देना ना पड़े या देना पड़े तो इतना मामूली पैसा दे के ग्राम पंचायतों को संतुष्ट कर लेती है। बाकी अपना काम इनका नहीं रुकना चाहिए। ग्राम पंचायतें चाहे 29 विभाग का काम करें न करें, उनसे उनको कोई ज्यादा परवाह नहीं है। और सभी जानते हैं कि राज्य सरकारें ज्यादा वो काम करती हैं जैसे वोट मिले, वोट मिलने में उनको मुफ्त में चीजें को बांटना है, मुफ्तखोरी करनी है, मुफ्त अनाज देना है, मुफ्त में लैपटॉप देना है, मुफ्त में, तो उसी पैसे से तो बांटेगा ना। तो ये पैसा जो लैपटॉप और ये स्कूटी और क्या क्या हो आजकल चल रहा है, साड़ी और ये कपड़ा और ये खाना पीना राशन पानी जो ये मुफ्त में बांट रहे हैं, ये समझते हैं गांव वाले कि सरकार अपने खजाने कहीं से लाके अली बाबा के खजाने से लाके दे रही है। अरे वो उसी पैसे से है जो टैक्स के पैसे से उसी को आपको मुफ्त में बांट देती है। और जब मुफ्त में बांट देगी तो गाँव पंचायतों को कहेगी भाई आपके लिए तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, उनको देगी नहीं। और भुक्तभोगी अंत में जितना में मुफ्तखोरी हो रही है, सबसे ज्यादा इस मुफ्तखोरी के भुक्तभोगी कौन होता है? ये जो सबसे नीचे रहेगा वही भुक्तभोगी होगा। तो और जिसके पास कोई आवाज नहीं है वही सबसे बड़ा भुक्तभोगी होगा। तो सबसे बड़ा भुक्तभोगी जो पंचायतें पैसा ग्राम पंचायतों को जाना चाहिए
गांव को जाना चाहिए, वही उन्हीं से पता खींच लेते हैं, कहते हैं इनको पैसा देने की जरूरत है, मत दो क्या कर लेंगे, अपना चिल्लाते रहेंगे और वो समझ ही नहीं पाएंगे, उनको मुफ्त में कुछ बांट देंगे, उनका कर्जा माफ कर देंगे, कुछ तो खुश हो जाएंगे कि तो कर्जा माफ हो गया। ये नहीं समझते हैं कि तुम्हारा पैसा अगर गाँव में आता है तो तुमको वो दिन देखने ही नहीं पड़ते कि तुमको इनके कर्जा माफ करने की जरूरत है। वो तो ग्राम पंचायत खुद है आपका कर्जा देखती कि गाँव में कुछ समस्या आई है तो गांव पंचायत खुद समस्या का समाधान कर देती थी, उसका खुद पैसा आता। आप ही के पैसे को वो कहते हैं कि हमने कर्जा माफ कर दिया, वो समय नहीं आता, ग्राम पंचायत के पास सारा पैसा आता, वो दिन देखने ही कि नहीं मिलता कि कर्जा माफ करने की जरूरत पड़ती, लेकिन वो तो पैसा आपको देंगे नहीं, आपको भूखे रखेंगे, जब भूख आपकी बढ़ जाएगी तो 2 टुकड़े रोटी के फेंक देंगे। यही हो रहा है, सरकार इसे कर रही है। तो इस तरह से अभी ये जो फाइनेंस वित्त आयोग का थोड़ा सा और आप समझा दें, हम इसलिए समझा रहे हैं कि देखिए ये बातें आप चूंकि बिल्कुल नहीं जानते हैं और बिल्कुल समझते नहीं है, इसीलिए वो न समझने के नाते ये लोग ऐश कर रहे हैं। राज्य सरकार, MLA MP अधिकारी सब ऐश कर रहे हैं आप ही के पैसे से, आपके पैसे से खूब ऐश कर रहे हैं और आप बिल्कुल आपको कर रहे हैं और आप जो है जीभ लपलपाते रहते हैं टुकड़ा पाने के लिए कि 2 टुकड़ा कोई फेंक दे और आप उसको झपट लें और उसी लिए आप अपनी जिंदगी को, इसी में अपने को जिंदगी को सार्थक समझते हैं कि 2 टुकड़ा मिल गया, लपक के आपने लूट लिया बस इसी को। जबकि आपके घर से आपकी कमाई की, आपकी मेहनत की वो पैसा आपको नहीं दे रहे हैं। अब ये क्या है कि अब टैक्स का पैसा जब आया, फीस का पैसा आया, आपका जो कुछ आया, तो अब वो क्या करते हैं कि पहले वित्त आयोग ने संस्तुति दे दी कि इतना पैसा गाँव को जाना चाहिए। अब एक मंत्रियों की कमेटी बनी है, अब मंत्री लोग उस पर विचार करेंगे कि वो संस्तुति ठीक है कि नहीं है। 5-6 मंत्री बैठेंगे, उनकी कमेटी है मंत्रियों की। अब जब मंत्री लोग कह देंगे उसको कि भाई हम इस संस्तुति को मानते हैं, इस संस्तुति को नहीं मानते हैं, तो हर संस्तुति को जैसे इस बार 5वें वित्त आयोग ने 64 संस्तुति दी है। इस संस्तुति में उन्होंने बड़े अच्छे संस्तुति दी है। उन्होंने ये संस्तुति दी है कि जैसे आपके गाँव में टावर लग रहा है, ग्राम पंचायत, तो टावर लग रहा है तो टावर का पैसा सरकार क्यों लेगी भाई? टावर का पैसा अगर लगा रहे हैं तो ग्राम पंचायत में उसका वो किराया जो है गांव पंचायत को देना चाहिए। उसी तरह से वित्त आयोग ने एक संस्तुति ये भी दी है कि आपको जितने बाजार है, दुकान है, गांव पंचायतों में जितनी दुकानें हैं उसका पैसा गांव वसूलेगी, दुकान बनवाएगी उसका पैसा उसको मिलेगा। जितने हाट और बाजार और मेले लगते हैं, पशुओं को मेले लगते हैं, सारा पैसा गाँव पंचायत लेगी। उसी तरह से उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि जो गाँव में जो आय हो रही है गाँव में, उस चीज का आय जो भी हो वो पैसा गांव पंचायत जाएगा, इससे गांव पंचायतों को पैसा उनके पास आ जाएगा। तो अब उनको जब उनके पास पैसा आएगा, ये संस्तुति उन्होंने दी। अब ये संस्तुति का राज्य सरकार ने, अच्छा राज्य सरकार क्या करती है कि कुछ संस्तुति को खारिज करी, कुछ संस्तुति को मान लेती है और लिख देती है कि विभागों को भेज देती है, अब विभाग इस पर कार्रवाई करे। अब जानते हैं आप राज्य सरकार का, अब विभाग बाहर राज्य सरकार का कही चलती है, अब विभाग में चला गया। अब मान लीजिए जैसे टावर का पैसा है, कि टावर का पैसा अभी तो मैं समझता हूं कि गांव में टावर का पैसा वो एक मुश्त राज्य सरकार को जमा कर देते हैं और बहुत सारे टावर तो चाहे केबल ही है, आपके गांव से केबल जा रही है जमीन के नीचे से, तो वो तो गांव की जमीन है ना, उसके गांव के लोगों की है, वो केबल जा रही है, टावर लग रहा है, जिसको जाए सरकार लाइन खींच दे रही है जहां जाए, तो ये गाँव से जा रही है। इन्होंने लिख दिया कि ये गाँव की ये संस्कृति पर पैसा गाँव ले। अब गांव ले, ठीक है, अब गांव लेगी कैसे? अब गांव के लिए अब शासनादेश जारी होगा कि ये पैसा पंचायती विभाग जारी करेगा या जो भी विभाग हो कि टावर का एक लगा तो कैसे नियम बने, टावर लगाने के लिए नियम बनेंगे कि ऐसे ऐसे, तो शासनादेश जारी हो। अब शासनादेश जारी होगा तब गांव वाले ले पाएंगे। तो सीधी सी बात है, उस गांव का टावर लग रहा है, गांव वाले खुद अपना नियम बनाएंगे ना कि भाई हमारा टावर आप लगा रहे हैं, मेरे ये नियम है, आपको और अगर टावर इस नियम पर लागू करेंगे तो हम देंगे, नहीं तो आपको अनुमति नहीं देंगे, आपको मंजूर हो तो करिए, नहीं जाइए। उसी तरह से ये आप केबल गाड़ रहे हैं, आपको मर्जी हो तो आप बनाइए, नहीं तो जाइए। तो ये गांव के लोग को नहीं है, ये शासन करेगा, तय करेगा। अब शासन में क्या होता है, शासन क्यों करेगा तय? शासन में टावर वाला दौड़ा, इनको घूस दिया, अधिकारियों को, चाहे डायरेक्टर को, चाहे सचिव को, चाहे नेताजी को, अपना घूस दिया उसने कि आप ये शासनादेश रुकवा दीजिए, न करिए, कुछ ऐसा करिए कि गांव वालों को मिले ना। अब वो घुस खा बंडल बाट हो जाएगा, अरबों रुपया ये वो टावर के पैसे का ये नेता और अधिकारी और सब मिलके खा ले रहे हैं। और वो पैसा अगर गांव में जाता तो बताइए
वो सीधा के सीधा अगर एक टावर का अगर 50,000 रुपया भी महीना, 20,000 रुपया महीना गांव पंचायत की जाता तो 20,000 रुपया गांव के लोगों को राहत मिलती कि नहीं मिलती? कुछ भी करते वो गांव के लोगों को मुफ्त में दवाई बांटते उस पैसे से, गांव कफन ही बांटते लोगों को, गांव के विधवाओं को कुछ मदद करते, लेकिन नहीं, वो तो गांव की कमाई होती, गांव वाले देते ये पैसा। इसी तरह से आपके गांव के संसाधनों का इतना आपको पता नहीं है कि कितने संसाधनों को ये विभाग वाले फंसा के ऊपर ऊपर वो पैसा बांट लेते हैं और शासनादेश नहीं जारी करेंगे। जब शासनादेश जारी नहीं करेंगे, इस वित्त आयोग जो पांचवें जो वित्त आयोग ने ये पांचवा वित्त आयोग ने एक संस्तुति ये भी की है कि अभी तक जितने वित्त आयोग 1, वित्त आयोग 2, वित्त आयोग 3, वित्त आयोग 4, वित्त आयोग 5, 4 तक के बारे में लिखा कि 4 के बहुत से संस्तुतियां जो वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए की थी, उन संस्तुतियों को राज्य सरकारों ने मान लिया और विभागों को भेज दिया, लेकिन आज तक उन पर विभाग वालों ने किसी भी संस्तुति पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो उसमें उन्होंने कहा कि इस पर संस्तुति पर कार्रवाई होनी। अब जब कार्रवाई ही नहीं करनी है, वित्त आयोग ने भेजा और आज रिपोर्ट दी, जैसे 64 रिपोर्ट थे बहुत सारे गांव के फायदे के लिए। अब इसमें आपने इसको सत्कृत कर लिया, अब विभाग को भेज दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं होनी है विभाग में। नहीं कार्रवाई क्या करेंगे? अधिकारी पाया जाएगा, अधिकारी नहीं करेंगे तो कर क्या लेंगे? तो ये जो स्थिति है, यही स्थिति में एक मकड़ जाल में ऐसे गांव पंचायतों को जो अधिकार उनके वित्त आयोग ने उनको पैसा दे रहा है और उस पैसे को गांव तक आप उसकी और संस्कृतियों को गांव तक लागू नहीं होने दे रहे। तो अब यही तो ये मैं कह रहा हूं कि ये गुलामी किस तरह की मकड़ जाल में गांव को फंसा दिया है, किस तरह से गांव के सारे अधिकारों को हड़प लिया है। जैसे मैंने कहा कि 29 विभाग को हड़प रखा है, उसी तरह से आपके सारे वित्त को, उन्हें पैसे को हड़प लिया है। अब उस पैसे को आपको हड़प लिया, न आपको अपना पैसा दे रहे और न जो आप खुद कमा सकते हैं, वो गांव के जो कमाई अपनी हो सकती है उसको भी नहीं कमाने दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको न अपना पैसा दे रहे हैं और न पावर दे रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो ये आपका पैसा है, संविधान से बड़ा तो कोई किताब है नहीं। उसी संविधान से प्रधानमंत्री जी ऐश कर रहे हैं, उसी संविधान से मुख्यमंत्री जी ऐश कर रहे हैं, मेरे विधायक जी ऐश कर रहे हैं, कोठियां रह रहे हैं, बड़े जहाज में चल रहे हैं लोग, बड़े बड़े सुख सुविधा ऐश रंग पानी बना रहे हैं, लाखों में खेल रहे हैं, मतलब अरबों खरबों में खेल रहे हैं उसी पैसे से। और वही पैसा आपका जो है वो उसको ये कुंडली मार के बैठे हुए हैं, क्योंकि ये चला जाएगा आपके पास। तो आप तो अपना वो पैसा जैसे गया तो इनका उतना पैसे में इनकी ऐश तो बंद हो जाएंगे, इनकी लूट बंद हो जाएगी। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि नेता, अधिकारी और ये जो व्यापारी, ये तीनों मिलकर इसको खा रहे हैं। व्यापारी चाहे वो ठेका कहिए, चाहे एनजीओ चला रहे हैं, चाहे वो कर रहे हैं, जैसे भी हो, मतलब वो एक तो नेता हो गया, एक अधिकारी और एक तीसरे आदमी में ठेकेदार और दलाल और ये वो सब आपको मिला दिए, तो वो सब मिलकर ये खा रहे हैं। तो ये जो पैसा आपका है, इसलिए मैं कहूँगा पैसा और पावर ये दोनों आपका है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा। अब इस पैसे और पावर के लिए मिलने के लिए क्या क्या ये समझ गया आपको समझा दिया। फिर दोबारा एक बार क्या कि हम और स्पष्ट कर दें कि मैंने 29 विभागों का जो पावर था वो आपको बता दिया। आज मैंने आपको बता दिया कि वित्त आयोग किस तरह से पैसा दे रहा है और फिर भी ये सरकारें आपको वो पैसा आप तक नहीं पहुंचने दे रही है। और संविधान ने दिया है और संविधान ने वित्त आयोग बनाया, वित्त आयोग ने आपको संस्तुति की है कि इनको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं दे रहे। तो न आपके पास पैसा है न पावर है इस हालत में। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आप उनकी एक तरह से गुलाम से भी बदतर हैं। इनकी जो मर्जी तो आपको देंगे, नहीं होगी तो मर्जी नहीं देंगे। और या छोटा सा विभाग, आखिरी छोटा सा विभाग आप है जो बचा कुचा जाएगा, उसमें आपको कभी कभी कुछ मिल जाए, और वो भी तब मिलेगा जब ये शासनादेश आदेश जारी करेंगे कि ऐसे ऐसे आप खर्च करें। अब ये सवाल उठता है कि इन पैसा और पावर के पाने के लिए करें क्या? ये हम जान रहे हैं गांव का पैसा है, ये भी जान रहे हैं कि गांव का पावर है, लेकिन ये मिले कैसे? ये सबसे बड़ा विकट है। ये तो नेता तो देंगे नहीं। मैं 50 बार कह चुका हूँ, हर एपिसोड में कह चुका हूँ कि ये जो पैसा है, पावर है, ये कहे कि एमएलए एमपी देंगे, असंभव है। ये कहे कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री देंगे, असंभव है। क्यों? कि ये अगर वो पैसा पावर आपको दे देंगे तो फिर इनकी राजनीति, इनकी नेतागिरी, इनके ऐशो आराम, इनकी लूट खसोट उसी दिन बंद हो जाएगी। तो आखिर में राजनीति करते किसी लिए? राजनीति कोई आप सेवा के लिए तो कोई जा नहीं रहा है भाई। राजनीति क्यों करने रहा है? आज कोई एमएलए एमपी मंत्री प्रधानमंत्री इसीलिए बन रहा है ना कि उसका जरा
ऐश ऐश हो जाए, पावर मिल जाए, रुतबा बढ़ जाए, धन मिल जाए, नाम हो जाए, इसीलिए जाते हैं। कोई सेवा भाव से जान नहीं रहे। सेवा भाव से जानते हो कि आपकी सेवा कर देंगे ताकि आप सेवा, अगर सेवा भाव है तो अगर कोई सेवा भाव से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन रहा है तो मैं समझता हूँ पहला काम वो यही करेगा कि भैया ये गांव का पैसा है, गांव का पावर है, उनको दो, वो अपना काम अपना खुद करे। अगर रत्ती भर भी इसके अंदर अगर सेवा भाव मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को होगा तो प्रधानमंत्री पद पर बैठते ही या मुख्यमंत्री पद पर बैठते ही वो कहेगा कि ये तो गांव का पैसा है, गांव संविधान ने दे रखा है, गांव का पावर है, उनको दो, वो अपना चलाए। और ये कहें कि यही योग्य है, मुख्यमंत्री बन गए तो ये बड़ा भारी योग्य आदमी हो गए, प्रधानमंत्री बन गए तो बहुत बड़े योग्य बन गए, और गांव में योग्य लोग नहीं है, समर्थ लोग नहीं है, ज्ञानवान लोग नहीं है, ये लोग बड़ा भारी, इनको सरस्वती के वरदान मिल गया है और कुबेर का खजाना इनको मिल गया, इनको ज्ञान, तो ब्रह्मा का इनको शक्ति मिल गई है। अरे तो आप भी जाकर कुर्सी बैठ गए हैं, आपको बताने वाले 10 लोग हैं, बता रहे हैं और आपको उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये भी मत समझिए कि आप बड़े विद्वान और बड़े काबिल हैं कि जो कि आप गांव वाले नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि 9 देने के कारण मैंने आपको समझा दिया कि फिर उनको उनका काम क्या है। और मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि ये गांव का अगर दे देते, आप बताइए क्या औचित्य है केंद्र सरकार को 97 विभाग अपने हाथ में रखने का? कोई औचित्य है? ये राज्य सरकार 67 विभाग अपने हाथ में रखी कि दुनिया के किसी भी देश में मैं नहीं समझता केंद्र सरकार को, अमेरिका जैसे देश में वहां के जो केंद्र सरकार है उसके पास 8 या 9 विभाग है, बस 8-9 विभाग का संचालन करते हैं, बाकी राज्य काम करते हैं। फिर वहां के फिर सिटी जितने हैं शहर जो वहाँ टाउन्स बने हुए हैं, टाउन वाले अपना व्यवस्था को चलाते हैं। यही हमारे इन्होंने 97 विभाग इन्होंने ले रखे हैं, 67 विभाग राज्य सरकार लेके। खैर आप रखिए, हम 1 मिनट के लिए आपका हम ही नहीं कहते हैं कि आप अभी तो क्या खत्म कर दें, तो समय आएगा तो भी खत्म होगा। आपको इतने जो विभाग की जरूरत नहीं है, आप अनावश्यक विभागों को लेके अपना रुतबा बढ़ा रहे हैं और करने कुछ नहीं, केवल लूट खसोट कराने के लिए आप एजेंसी बने हुए हैं। मैं तो डंके के चोट पर करता हूँ कि जो 97 विभाग केंद्र ने रखा, 97 विभाग है, ये लूटने की एजेंसी बना रखे हैं। वो ये सब विभाग लूटने के 2-4-10 विभाग ठीक है, बाकी लूटने की एजेंसी है, सब लूट रहे हैं सब। लेकिन ठीक है आप लूटिए, लेकिन ये जो 29 विभाग गाँव का है ये तो इनको दे दीजिए ना, ये अपना 29 विभाग अपना वो चला हुआ है उनका अपना, जैसे आप लूट रहे हैं और 97 विभाग इनको दे दीजिए। देखिए कितनी ईमानदारी से कर रहे, और इतनी ईमानदारी और सच्चाई से करेंगे कि आप फिर वो आपको लगेगा तो कि ये भी एक डर है इनको कि ये सब गाँव को अगर 29 विभाग अपना अच्छे ढंग से करने लगे तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी लूट का तो पर्दाफाश हो जाएगा। तो ये जो चक्र है तो ये कैसे लेंगे, ये अब ये जो हमको अब हम लोगों को विचार करना है कि इस पैसा और पावर के आंदोलन को कैसे हम आगे बढ़ाएं। आंदोलन शब्द मैंने इसलिए दिया कि देखिए आंदोलन का 2 तरीका होता है। आंदोलन का मतलब नहीं है कि ये कि कोई बहुत तोड़ फोड़ ये वो, ये नहीं आंदोलन का मतलब है। आंदोलन का मतलब है तो लोगों के अंदर जागृति पैदा की, और जागृति करने के जब जागृति होगी तो लोग तय करेंगे कि हमने कैसे इस जागृति को सरकार के ऊपर ऐसा हम किस तरह से इस जागृति के बाद दबाव डाल सकें। ये है आंदोलन का मतलब। मैंने आपको बताया कि पहले 10 महापुरुषों के, गांधी जी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक का और पटेल वोटेल तमाम और अम्बेडकर वगैरह तमाम लोगों की चर्चा की कुछ कड़ियों में, और बताया था कि अभी कैसे उन लोगों ने अपने लक्ष्य को बनाए और लक्ष्य को पूरा कैसे किया। वो तरीके इसलिए मैंने बता दिया कि आप भी उन पर विचार कर सकते हैं कि कैसे हम अपने गांव के लोगों को पैसा पावर दिलाने के लिए जो कैसे हम इसको आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आंदोलन कर सकते हैं, वो हम पहले आपको बता दें। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम तमाम जो गांव में इसमें ये भी हम चर्चा आगे करेंगे कि गांव की जो कठिनाइयाँ हो रही हैं कि पैसा पावर न मिलने से गांव में क्या क्या कठिनाइयाँ लोगों को सामने आ रही हैं, उसकी भी हम लोग आगे की कड़ी में चर्चा करेंगे, ताकि ये धारा अब रुकना नहीं चाहिए। अगर ये धारा शुरू हो गई है गांव सरकार की तो गांव जब तक ये चलती रहे जब तक ये गांव सरकार बन न जाए। और मैं बार बार कहता हूँ कि जो मैं जो कह रहा हूँ वही उसी को नहीं आपको पालन करना है, आपको भी विचार करना है कि कैसे हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं, कैसे गांव सरकार बनवाएं। और अभी जैसे हम उन्होंने 1-2 रास्ते अभी निकले हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बीचू यादव ने आजमगढ़ में अपना
बिगड़े कह रहे हैं कि गांव गांव में जाके चौपाल गांव में लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई देखिए जो भी आपके पार्टी के कोई भी विधायक जो चुनाव लड़ने वाले आ रहे हैं उनसे ये कहिए कि आप जो है हमारे गांव सरकार बनवाएंगे तभी हम आपको वोट देंगे, नहीं गांव सरकार बनवाएंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। जो गांव सरकार बनाने की बात लिखित मांग रहे हैं लिखित दीजिए कि हम गांव सरकार बनवाएंगे तो हम वोट देंगे। तो एक आंदोलन का एक तरीका ये भी हो गया। दूसरा, हम राष्ट्रीय ग्राम पंचायत राज संगठन है, अब उसके मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी वहां जाके मैंने घोषणा किया वहाँ बुलंदशहर में कि हम जो 36 MLC का चुनाव होता है जिसको कि VDC के सदस्य और प्रधान लोग जिनको चुनते हैं, तो मैंने कहा कि आप अपने प्रत्याशी लड़ाइए ग्राम पंचायत के संगठन की ओर से, और प्रधान लोग अपना लड़ाएं अपने प्रत्याशी, और कहें कि जो हमारे प्रत्याशियों को, जो पार्टी हमारे प्रत्याशियों को विरोध करेगा उसको हम वोट नहीं देंगे। और ऐसा ही करें कि हमारे जो प्रत्याशी 36 जीत के जाएंगे तो वो ग्राम सरकार बनाने के लिए पूरा वहाँ विधानसभा में, वो विधान परिषद में पूरा दबाव डालेंगे और विधान परिषद में कानून बनवाएंगे, वहां से कानून विधानसभा में जाएगा, धीरे धीरे वो उसकी ताकत बढ़ेगी, आवाज उठेगा और गांव सरकार का जो हमारा सपना है वो पूरा होगा। तो ये भी एक आंदोलन का तरीका है, और भी आंदोलन के तरीके हर तरह से हम लोग को खोज के लागू कराना है। और अब जो है इस आज की कड़ी से हमें पैसा और पावर आंदोलन को आगे बढ़ाना है। पैसा और पावर का आंदोलन का मतलब ये हुआ गांव का पैसा, गांव का पावर गांव को मिले। धन्यवाद साहब।